हेलो लिसनर। मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कहानी को लेकर अपनी राय आपको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। स्टोरी का ऑडियो वर्जन यूट्यूब के साथ टेलीग्राम पर भी अपलोड हो रहा है और टेलीग्राम पर यूट्यूब से पहले अपलोड किया जा रहा है। अगर आप स्टोरी को जल्दी सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऑडियो में किसी तरह की परेशानी हो तो माफ करिएगा। ये मेरी नहीं, एआई आवाज है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और प्लीज फ्रेंड्स, स्टोरी सुनकर यूं ही ना जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 71, माई स्पाई वाइफ। नीति और अनामिका दोनों की शॉपिंग पर आए हुए थे। उसी शॉप में कुछ लड़कियां आईं और वो बेवजह ही अनामिका को टारगेट करने लगी। अनामिका की उन लोगों के साथ बहस हुई और अनामिका ने सीधे ही उनसे कह दिया कि वो लोग उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईशानी और रिया को यह बिल्कुल नहीं लगा था कि अनामिका सीधे ही ऐसा कुछ कह देगी। वो दोनों नर्वस हो गए। अपनी नर्वसनेस छिपाते हुए इस बार ईशानी आगे आई और उसने अनामिका से कहा, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही वैल्यू नहीं दे रही मिस। मेरी दोस्त को ये ड्रेस पसंद आई है और वो ये लेना चाहती है। इट मीन्स तुम्हें यह ड्रेस छोड़नी होगी। और वैसे भी ये तुम्हारी बजट के बाहर है। जिस चीज को पाने की तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हें उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। शांत और गहरी आवाज में अनामिका ने कहा, मेरी हैसियत क्या है और क्या नहीं, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। बेहतर होगा मुझसे ना उलझो। मैं तुम लोगों के साथ किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती और ना ही इतना बेफिजूल वक्त है। मेरे पास जाओ यहां से। पहले तो ईशानी को अनामिका की बातें सुन काफी गुस्सा आया, मगर फिर उसे अनामिका की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वह उसे जता रही हो कि वो मिसेस सिंह है और उसकी औकात उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। ये सोचते ही ईशानी को काफी गुस्सा आ गया। वो अनामिका के सामने आई और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है और बहुत अच्छी तरह से पता है। उसके बाद ईशानी थोड़ा झुकी और अनामिका के कानों में कहा, तुम तुम्हारे बेड स्किल की वजह से कहां पर हो। ईशानी की बात सुनकर अनामिका को अब गुस्सा आने लगा था, मगर वो खामोशी थी। ईशानी ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है रजत प्रताप सिंह को सिड्यूस करके उसके बेड तक पहुंच गई? इसका मतलब तुम्हारा स्टेटस भी ऊंचा हो गया। रहोगी तो तुम वही लो क्लास, शायद तुम उससे भी कहीं ज्यादा गई गुजरी हो। ईशानी ने उस शब्द को नहीं कहा था, अपनी बात को पूरा नहीं किया था, मगर अनामिका उसके कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। एक अनजान लड़की के मुंह से अपने बारे में इतना घटिया सुनने के बाद अनामिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे ये समझते भी देर नहीं लगी कि ये शायद रजत को जानती है और ये सब कुछ वो रजत की वाइफ से कह रही है ना कि उससे इन लड़कियों का उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी हो रहा है रजत की वाइफ होने की वजह से हो रहा है। मगर अनामिका को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये सब कुछ रजत की वाइफ के टाइटल के वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें रजत की गलती नहीं थी और ये बात वो समझती थी। मगर उसे इन लड़कियों पे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इनडायरेक्टली इन लोगों ने उसे कैरेक्टरलेस कहा था। अनामिका की आईब्राउ सिकुड़ गई। वो अभी खामोश ही थी, मगर अनामिका की आंखें जल रही थीं। अपने सामने खरी लड़की की बात सुन अनामिका गुस्से से आग बबूला हो गई, मगर उसने कुछ भी कहा नहीं। वो बस गुस्से से उन लड़कियों को देख रही थी जिन्होंने उसके सामने इतनी घटिया हरकत की और ऐसी बकवास करने की हिम्मत की। इस वक्त अनामिका औरा बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुका था। अनामिका को इतनी गुस्से में देख उन लड़कियों को भी कुछ डर लगने लगा, मगर अपने डर को छिपाते हुए वो अनामिका के सामने खड़ी रही। जब ईशानी, रिया और उनके दोस्तों का डर बढ़ने लगा, ईशानी ने फौरन ही रिएक्ट किया और एक सेल्स गर्ल को अपने पास बुलाया और एटीट्यूड के साथ उस सेल्स गर्ल से कहा, क्या शॉप का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यहाँ कोई भी मुंह उठाकर चला आता है? क्या इसे शॉप का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि मामूली लोग भी यहाँ आने जाने लगे हैं? सेल्स गर्ल ने कुछ डरते हुए हिचकिचाकर कहा, ऐसा नहीं है, आप तो जानते ही हैं इस शॉप के बारे में। आप हमारी रेगुलर कस्टमर जो ठहरी, बट मैम हम यहाँ किसी को आने से रोक तो नहीं सकते।
उस सेल्स गर्ल की बात सुन ईशानी ने अपने बैग से एक कार्ड निकालते हुए कहा, ऑफ कोर्स, तुम लोग यहाँ किसी को आने से रोक नहीं सकते, मगर अपने स्पेशल कस्टमर को दी हुई अथॉरिटी का पावर यूज करने से भी नहीं रोक सकते हो। मैं एक सिल्वर कार्ड होल्डर हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि जब मैं शॉपिंग करूँ तब यहाँ शॉप में मेरे अलावा और कोई ना हो, सो अब इस शॉप को खाली करवाओ। कहते हुए ईशानी ने एक वाइट कलर का कार्ड उस सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ा दिया। उस कार्ड को देखने के बाद सेल्स गर्ल अनामिका के पास आई और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैम, ये हमारे सिल्वर कार्ड होल्डर है और अगर ये शॉपिंग के वक्त अकेले रहना चाहती है तो ये उनके राइट्स है, प्लीज। आपको अभी यहाँ से जाना होगा, अब बाद में आकर शॉपिंग कर सकती है। सेल्स गर्ल ने जैसे ही अनामिका से अपनी बात कही, अनामिका ने अपनी नजरें ईशानी पर टिकाए हुए सेल्स गर्ल से कहा, आर यू श्योर अबाउट इट? अब तक अनामिका की आवाज से शांति बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी और एक शक्ति ने जगह बना ली थी। अनामिका का लहजा इतना कड़ा था कि उससे सेल्स गर्ल ने तुरंत ही अपना सिर झुका लिया और आगे अनामिका को कोई जवाब नहीं दिया। जब ईशानी ने देखा कि वो सेल्स गर्ल चुपचाप खड़ी है और कुछ भी नहीं कह रही है या कर रही, तो उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? ये समझ नहीं आया। सेल्स गर्ल ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, तो ईशानी ने गुस्से में कहा, कॉल द मैनेजर। ईशानी की आवाज थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। वो अपने गुस्से को अपने अंदर और ज्यादा दबा नहीं सकती थी। शॉप का एक एम्प्लॉई फौरन ही वहां से गया और जाकर मैनेजर को बुलाकर ले आया। मैनेजर जैसे ही वहां आया, उसे वहां का माहौल कुछ सही नहीं लगा। उसने आते ही सेल्स गर्ल से सवाल किया, क्या हुआ? सेल्स गर्ल ने मैनेजर को वहां हुए इंसिडेंट के बारे में बताया। मैनेजर ने सारी बात सुनने के बाद ईशानी की तरफ देखा। वो ईशानी को फौरन ही पहचान गया। आखिरकार ईशानी मेहरा ग्रुप के सीईओ की इकलौती बहन थी। वो ईशानी मेहरा थी। मैनेजर उसे कैसे नहीं पहचानता? वह उस शॉप की एक रेगुलर कस्टमर थी और अनामिका उस मैनेजर के लिए बिल्कुल ही अनजान थी। वो अनामिका के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसके कपड़े देखकर उसने उसे जज करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अनामिका ने इस वक्त काफी सिंपल सी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। अनामिका इस वक्त काफी गुस्से से ईशानी को देख रही थी। वो सीधी खड़ी थी और उसके हाथ उसके पैंट के पॉकेट में थे। मैनेजर अनामिका के पास आया और उसे शांति से कहा, आई एम सॉरी मैम, मगर आपको यहाँ से जाना होगा। ये हमारे शॉप की सिल्वर कार्ड होल्डर है और अगर ये अकेले यहाँ शॉपिंग करना चाहती हैं तो हम इन्हें रोक नहीं सकते हैं। अनामिका ने अपनी सख्त नजरों से मैनेजर की तरफ देखा। एक पल के लिए तो मैनेजर भी डर गया और उसने अपना सर झुका लिया। अनामिका ने गहरी आवाज में कहा, अपने शब्दों को याद रखना। इतना कहते ही उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। अनामिका के कॉल लगाने की कुछ ही सेकंड में सामने वाले इंसान ने कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक होते ही अनामिका ने कहा, लोकेशन भेज रही हूं, आपने एग्जीक्यूटिव्स को यहां भेजो। सामने वाले इंसान ने कुछ कहा तो अनामिका ने उसे जवाब दिया, मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूं, वो लोग मुझे 15 मिनट में यहां चाहिए। बात करते हुए अनामिका की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी जैसे वो किसी की रिया रियाज की हड्डी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। अपनी बात खत्म करते ही अनामिका ने कॉल कट कर दी। अपनी बात खत्म करते ही अनामिका चुपचाप जाकर वहीं रखे काउच पर बैठ गई। अनामिका इस बात से अनजान थी कि अब तक नीति बाहर आ चुकी थी, मगर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ी, उसने नीति को देख लिया। नीति ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला। तभी अनामिका ने उसकी तरफ नजरें की और नीति से कहा, फोन वापस अपने पर्स में रखो और जब तक मैं ना कहूं तुम अपना फोन यूज नहीं करोगी। अनामिका ने काफी कोशिश की थी अपनी आवाज में शांति लाने की, मगर अब भी उसकी आवाज काफी डरावनी थी। ईशानी तो ये सब देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनामिका ने किसे कॉल किया। तो वही सारा स्टाफ और मैनेजर भी काफी डरे हुए लग रहे थे। ईशानी अनामिका के अगेंस्ट कुछ कहना और करना तो चाहती थी, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह और कर सकती है।
काउच पे बैठते ही अनामिका ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर वो अपना फोन यूज करने लगी। नित्ति डरते हुए उसके पास आई क्योंकि उसने अनामिका के चेहरे पर तेज गुस्से को देख लिया था और सुबह ही अनामिका ने उस पर गुस्से में चिल्ला दिया था। इस वजह से वो अनामिका से डर रही थी। वो चुपचाप आकर अनामिका के बगल में खड़ी हो गई और उसने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। अनामिका नीति के डर को भांप गई और उसे इशारे में अपने पास बैठने को कहा। वह जानती थी वो इस वक्त इतने गुस्से में है कि अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो वो नीति को डरा देगी। उसकी आवाज में उसके गुस्से को महसूस किया जा सकता था। नीति चुपचाप डरकर अनामिका के बगल में बैठ गई। वक्त बीत रहा था और इस बीते वक्त में मैनेजर और उस जगह की स्टाफ की हालत खराब थी। उन सभी के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदों को देखा जा सकता था। अनामिका ने सारे इंसिडेंट के बारे में मैसेज करके उस इंसान को इन्फॉर्म कर दिया था जिसे उसने कॉल किया था। अब तक 14 मिनट बीत चुके थे और कोई भी नहीं आया था। यह देख ईशानी ने एक हंसी के साथ अनामिका का मजाक उड़ाने वाले लहजे ने कहा, 15 मिनट में मुझे तुम्हारे एग्जीक्यूटिव यहां चाहिए। क्या अब तक तुम्हारे 15 मिनट हुए नहीं हैं? अनामिका ने ईशानी की बात को नजरअंदाज कर दिया। वो अपना एक पल भी उस लड़की के ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो उसे उस लायक ही नहीं न समझती थी। मैनेजर और वहां के स्टाफ में भी अब कुछ हिम्मत आने लगी थी और मैनेजर अनामिका के पास आया। उसने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, शॉप के मेन डोर पर कुछ 3 लोग ब्लैक सूट में आकर खड़े हुए। वो सब भी पसीने में भीगे हुए थे। शॉप के अंदर आते ही उन सभी के चेहरे पर एक सीरियसनेस आ गई। उन लोगों को भी वहां हुए इंसिडेंट के बारे में पता था और वो सभी जानते थे जिसने भी उन्हें अचानक से यहां बुलाया है वो कोई बहुत ही जरूरी इंसान है जिसकी वजह से इमरजेंसी में उन्हें यहां भेजा गया है। मैनेजर उन लोगों को देखकर डर गया और उसने एकदम से अनामिका की तरफ देखा। वो समझने की कोशिश कर रहा था आखिर इन सादे कपड़िडों में बैठी ये लड़की कौन है जिसने कॉल पर ही उस ब्रांड के शहर के 3 मेन एग्जीक्यूटिव को लाकर वहां खड़ा कर दिया। क्या अनामिका की पहचान सबके सामने आ जाएगी? क्या अनामिका ने गुस्से में आकर गलती कर दी? अब कैसे दुनिया से छुपा पाएगी खुद को अनामिका? किससे कॉल लगाया था? अनामिका ने, रजत या कोई और? क्या करने वाली है अनामिका ईशानी के साथ? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माय स्पाई वाइफ चैप्टर 62। माय स्पाई वाइफ। अनामिका ने किसी को कॉल लगाया और ऑर्डर देते हुए उसने कुछ एग्जीक्यूटिव्स को उस शॉप में आने को कहा। 14 मिनट बीत चुके थे और वो एग्जीक्यूटिव अब तक नहीं आए थे। ये देख ईशानी अनामिका का मजाक उड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर 15 मिनट खत्म होने से पहले कुछ 3 लोग उसे शॉप के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन 3 एग्जीक्यूटिव्स को देख मैनेजर सोच में पड़ गया कि सामने खड़ी ये लड़की कौन है। मैनेजर ने अपना पसीना पोंछा और उन तीनों के पास गया, मगर उन 3 एग्जीक्यूटिव्स ने उसे मैनेजर को नजरअंदाज कर दिया और शॉप में अपनी नजरें घुमाते हुए अनामिका के सामने आकर खड़े हो गए। उन 3 में से एक एग्जीक्यूटिव आगे आकर अनामिका से कहा, क्या आप ही अनामिका सिंह शेखावत है? अनामिका ने अपनी नजरें उठाईं और उस एग्जीक्यूटिव की तरफ देखकर हमें सिर हिला दिया। अनामिका खड़ी हुई और उसने अपना फोन अपनी जेब में वापस रखा। अनामिका ने मैनेजर की तरफ अपनी गहरी नजरें की और कठोर आवाज में कहा, इस मैनेजर को अभी फायर्ड करो। फिर अपनी नजरें ईशानी की तरफ की ओर उस एग्जीक्यूटिव से आगे कहा, ये लड़की मुझे दोबारा इस मॉल में नजर नहीं आनी चाहिए, वरना उसके बाद ये मॉल नजर नहीं आएगा। अनामिका की आवाज कठोर थी, एक अजीब सी शांति और ठंडक थी। अनामिका ने ये सब कुछ ऐसे कहा था जैसे वो फैसला सुना रही हो, जिसके बाद किसी को भी कुछ कहने की इजाजत न हो। और ऐसा था भी, वह ऑर्डर ही तो दे रही थी। अनामिका का ये लहजा देख ईशानी हैरान थी तो वही मैनेजर डर गया। उसे अपनी पीठ पर एक ठंडा पसीना महसूस हुआ। ईशानी तो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके सामने मौजूद ये लड़की ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। वो गुस्से में तिलमिलाते हुए अनामिका के पास गई और उसने कहा, मिसेज सिंह होने का फायदा उठा रही हो? तुम्हारी खुद की तो कोई औकात नहीं है।
मिस्टर सिंह के नाम का ही फायदा उठाने लगी। अमेजिंग। ईशानी की आवाज में अनामिका के लिए घिन और नफरत साफ थी। एग्जीक्यूटिव के चेहरे में कुछ कंफ्यूजन आया और उसने कहा, मैम, क्या आप अनामिका सिंह शेखावत नहीं है? एग्जीक्यूटिव को जिस तरह से ऑर्डर दिए गए थे, उसने गलती से भी अनामिका के साथ किसी तरह की बदतमीजी करने की गलती नहीं की। उसने कुछ भी करने या सोचने से पहले अपने डाउट को कंफर्म करना ज्यादा सही समझा। इसी वजह से उसकी आवाज में काफी ज्यादा विनम्रता थी। अनामिका ने उस एग्जीक्यूटिव को जवाब दिया, ये दोनों ही आइडेंटिटी मेरी है। एग्जीक्यूटिव ये सुनकर हैरान हुआ और उसने आगे और कुछ भी अनामिका से कहने या पूछने का नहीं सोचा। उसने फौरन ही अपना ब्रीफकेस खोला और लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगा, जिसके बाद ही उस मैनेजर को जॉब से निकाल दिया गया और ईशानी पर बैन लगा दिया गया। अपना काम खत्म करने के बाद एग्जीक्यूटिव ईशानी के पास आया और उससे कहा, आप यहां से चली जाइए और दोबारा यहां कभी मत आइएगा, वरना हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। जिसके बाद उसने तुरंत ही वहां के सिक्योरिटी को बुलाया और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि वो दोबारा ईशानी को यहां ना आने दें। ईशानी से उसकी आईडी ली गई और फिर उसे मॉल से बैन कर दिया गया। ईशानी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ यह क्या हुआ। अनामिका ने ईशानी के साथ वही किया जो ईशानी ने उसके साथ करने की कोशिश की थी। अनामिका ईशानी के सामने आकर खड़ी हुई और भाविन चेहरे के साथ उससे कहा, दोबारा मुझे रास्ते में देखो तो अपना रास्ता बदल लेना, वरना चलना तो दूर, मैं तुम्हें खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, इसका नमूना तुमने देख लिया होगा। मुझे मिसेस सिंह के टाइटल की ना पहले कभी जरूरत थी ना आज है। अनामिका सिंह शेखावत अपने आप में ही एक ब्रांड है। गेट लॉस्ट। अपनी बात कहने के बाद अनामिका नीति के पास आई और उसने नीति से कहा, शॉपिंग हो गई तुम्हारी? इस बार अनामिका की आवाज में कोई भी कठोरता नहीं थी। वो काफी शांत थी और नरमी के साथ वो नीति से बात कर रही थी। मगर नीति थोड़ा डरी हुई थी, जिस वजह से उसने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। अनामिका ने नीति के हाव भाव से उसके डर को समझ लिया था। अपनी आवाज में थोड़ी और नरमी लाते हुए उसने कहा, अगर तुम कुछ और भी लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनामिका का अपने प्रति नरम स्वभाव देख नीति का डर कुछ कम हुआ। थोड़ा मुस्कुराते हुए नीति ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मुझे और कुछ नहीं लेना। चलिए ना, हम लोग कैफे चलते हैं, मुझे भूख लगी है। नीति को शांत देख अनामिका को भी अच्छा लगा, मगर नीति की आंखों में कई सारे सवाल थे, जिसे अनामिका ने साफ परेच लिया था। फिर भी अनामिका ने नीति से कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया और दोनों ही शॉप से बाहर चली गई। सिक्योरिटी ईशानी को पहले ही शॉप से बाहर निकाल दिया था, मगर अनामिका को बाहर जाते देख वो मैनेजर अनामिका के पीछे आने की कोशिश करने लगा। मगर उन 3 एग्जीक्यूटिव में से एक ने सिक्योरिटी को इशारा किया और उस मैनेजर को अनामिका के पास जाने से रोक दिया। उस मैनेजर को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उसे एक झटके में न सिर्फ उसके जॉब से फायर कर दिया गया था, बल्कि उसे इंडस्ट्री से भी बैन कर दिया गया था। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसका पूरा करियर बर्बाद हो चुका था और अब उसे सोचना था कि वो अपने परिवार को कैसे संभालेगा। क्या अनामिका को इतना ज्यादा कठोर होने की जरूरत थी? शायद हाँ या शायद नहीं। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि अनामिका भले ही इन्फ्लुएंशियल थी, मगर ऐसे ही हरकत किसी आम इंसान के साथ हुई होती तो उसके लिए ये कितने इंसल्टिंग होता। ध्यान से सोचने पर अनामिका का फैसला बहुत कठोर था, मगर उसे पूरी तरह से गलत भी नहीं ठहराया जा सकता था। हमें अपने एक्शन पर कंट्रोल रखना चाहिए, वरना हमारा एक गलत डिसीजन हमें आसमान से सीधे जमीन पर लेकर आ सकता है। नित्य और अनामिका दोनों ही मॉल के एक कैफे में चले गए। कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। एक खाली टेबल पर अनामिका और नीति बैठ गए। हिचकिचाते हुए नीति ने अनामिका से सवाल किया, भाभी, आपने किसे कॉल लगाया था? क्या आपने भैया को कॉल लगाया था? क्या उन लोगों को भैया ने भेजे था? नीति बातों को लिंक कोशिश की कर रही थी, मगर उसकी आवाज में एक एक्साइटमेंट भी थी।
वो अनामिका का जवाब जानना चाहती थी। क्या उसकी भाभी के लिए उसके भाई ने किया था? नीति को अनामिका के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं थी और उसे भी यही लगता था कि अनामिका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ऑब्वियसली ये उसके भाई ने किया होगा। लेकिन तभी नीति के दिमाग में एक और बात क्लिक हुई और इससे पहले कि अनामिका जवाब देती, नीति ने कहा, भाभी, उन लोगों ने आपको मिस अनामिका सिंह शेखावत क्यों कहा था? क्या उन लोगों को भैया ने भेजा भी था या नहीं? नीति अपने ही सवाल में उलझ रही थी। अनामिका ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, नीति, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई की बीवी नहीं हूं, उनके पहले भी मेरी एक पहचान है। नीति ने अपनी आंखें भरी की और अनामिका की बात को बीच में ही काटकर उससे कहा, मतलब भाभी, ये आपने किया था, मगर कैसे? नीति आगे भी कुछ बोलना चाहती थी, मगर एकदम से अनामिका की नजरों को अपने ऊपर देखने की चुप हो गई। नीति को पहले भी जवाब देते हुए अनामिका नीति की तरफ नहीं देख रही थी, मगर जैसे ही नीति ने उसकी बात काटकर अपने मन की ही कहना शुरू कर दिया, तब अनामिका ने अपनी नजरें उठाईं और उसकी तरफ देखा। और जैसा कि उसने सोचा था, अनामिका की उन शांत आंखों को देख नीति शांत हो गई। किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए अनामिका को ज्यादा का भी कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अनामिका कुछ कहने को हुई, तभी वहां पर वेटर उनका ऑर्डर लेने आ गया। नीति ने ऑर्डर करते हुए वेटर से कहा, इटालियन पास्ता, काय, कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर। अपना ऑर्डर फिनिश करते ही ने अनामिका को देखा, जैसे वो कह रही हो, आपका ऑर्डर भाभी? अनामिका ने अपनी नजरें फोन में टिकाए हुए वेटर से कहा, काला मजबूत कॉफी बिना चीनी। वेटर जाने लगा, मगर नीति ने उसे रोक दिया और फिर अनामिका से कहा, भाभी, क्या आपको भूख नहीं लगी? सिर्फ कॉफी, और वह भी चीनी मुक्त। ये कौन पीता है? कहते हुए नीति ने अपने होठों को दबाया और अपनी नाक चढ़ाते हुए मुंह बनाने लगी। अनामिका हल्के से मुस्कुराई। अनामिका की मुस्कुराहट इतनी हल्की थी कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो वो किसी को दिखाई ही ना दे। अनामिका ने एक नजर वेटर की तरफ देखा और कहा, एक सैंडविच। फिर अपनी नजरें नीति की तरफ किया और शांति से कहा, अब खुश। अपनी बात खत्म करते ही अनामिका ने वेटर को वहां से जाने का इशारा कर दिया। अनामिका का इशारा पाते ही वेटर फौरन वहां से चला गया। अनामिका फिर से अपने फोन में कुछ काम करने लगी। नीति ने फिर से अनामिका का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, भाभी, बताओ ना, आपने कैसे किया? नीति की बात पर अनामिका ने एक पल सोचा। उसे तुरंत ही समझ आ गया कि नीति किस बारे में बात कर रही है। नीति की बात का जवाब देते हुए अनामिका ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आई एम DGPL। कैफे में हल्का सा शोर था और अनामिका की आवाज बहुत ज्यादा धीमी थी, जिसकी वजह से नीति को उसकी आवाज पूरी तरह से साफ साफ सुनाई नहीं दी और उसने DGP की जगह DCP सुना। मगर ये सोचकर भी नीति हैरान थी और वो मुंह खोलकर अनामिका को देख रही थी। अनामिका नीति की बात का जवाब देते ही वापस अपने फोन में गुम हो गई। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर भी आ गया और ऑर्डर फिनिश करते हुए नीति की पक पक शुरू हो गई। खाते हुए नीति ने कहा, वाओ भाभी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपकी आइडेंटिटी ऐसी हो सकती है। आप एक पुलिस ऑफिसर हो। आप लोगों की लाइफ कितनी एक्साइटिंग होती होगी ना, और कितनी ज्यादा डेंजरस। मैं प्राउडली सबसे कह सकती हूँ कि मेरी भाभी एक DCP है। कहते हुए नीति की आवाज कुछ ऊंची हुई और कैफे में आसपास के लोग अनामिका और नीति को देखने लगे। अनामिका का ध्यान भले ही अपने फोन पर चाहिए था मगर उसकी ऑब्जर्विंग स्किल्स कमाल की थी। उसे इस बात को भांपने में ज्यादा देर नहीं लगी और इसी वजह से उसने नीति को करेक्ट नहीं किया। उसने बस उसे धीमी आवाज से बात करने को कहा, क्योंकि अनामिका ने अंदाजा लगा लिया था कि जब नीति को ये लग रहा है कि वो एक DCP है, तब वो इतनी एक्साइटेड हो गई। तो जब उसे पता लगा जाएगा कि वो DCP नहीं DGP हैं, वो तो यहीं पर शोर मचाने लग जाएंगे। उन दोनों ने अपना ऑर्डर फिनिश किया और अनामिका ने पेमेंट कर दी। फिर दोनों ही कैफे से बाहर चले गए। वो दोनों जैसे ही कार के पास पहुंची, नित्ति कार में मौजूद उन शॉपिंग बैग्स को देख हैरान हो गई। नित्ति जल्दी से कार में बैठी और शॉपिंग बैग्स को चेक करने लगी। उसमें वो सभी ड्रेसेस थीं जो नित्ति चेंजिंग रूम में ट्राई के लिए लेकर गई थी। उसने अपने सवालिया नजरों से अनामिका की तरफ देखा। अनामिका नीति की उन नजरों को भांप लिया और चंद शब्दों में जवाब दिया,
तुम्हें यह पसंद आया था, इसलिए? नीति अनामिका की बात का मतलब समझ गई। अनामिका की बात सुन नीति ने कहा, प नीति जैसे ही कुछ कहने को हुई, अनामिका ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और कहा, साइलेंस। अनामिका के मुंह से बस इस एक शब्द को सुन नीति ने अपना मुंह बंद कर लिया। फिर दोनों ही सिंह मिला के ले निकल गए। क्या बदल रहा है कुछ अनामिका के अंदर? नीति के मन के डर को अनामिका कम कर पाएंगी? अपने लिए अनिरुद्ध की सोच जान क्या करेगी अनामिका? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ।